गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रज्ञान पब्लिक स्कूल इवनिंग टाइम 4 to 6 इस पूरे मंथ जुलाई में साइंस एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। ये पूरा मंथ जुलाई हमने साइंस को डेडिकेट किया है और इसी सीक्वेंस में हमने एक लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ जो है हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और हमारे इसमें सभी टीचर्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो अपने अपने टाइम स्लॉट में अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और ये प्रोग्राम हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। आज 3 जुलाई को बायो एक्टिविटी के साथ मैं अर्चना पांडे तैयार हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हम थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्यों कैसे लाइफ का एवोल्यूशन अर्थ पर हुआ। पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, मे बी आप लोग मेरे से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे इस बात को लेकर कि हम जब भी कभी बचपन में प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, ज्योग्राफी में शुरुआत में ही आ जाता है 4th 5th क्लास से ही, सन, मून, दिन रात कैसे होते हैं, वेदर कैसे चेंज होते हैं और कौन कौन से ग्रह हैं। आपको याद होगा 9 प्लैनेट के नाम हम याद किया करते थे, है ना, मतलब अभी कुछ बच्चे कर भी रहे होंगे। तो हमेशा इन सभी चीज़ों को देख के सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता था कि भाई ये जो सन है हमसे इतना ऊपर क्यों है, हम नीचे क्यों हैं। अच्छा, अर्थ गोल है तो हम अपर सरफेस पे रहते हैं तो हम गिरते क्यों नहीं हैं, है ना। ये बचपन के इतने सारे क्वेश्चंस। धीरे धीरे हम बड़े हुए, हमें पता चला कि भाई ग्रेविटेशन भी लगता है यहाँ पर, फिजिक्स भी लगती है। तो उसके बाद हम थोड़े और बड़े हुए तो एक साइंस की ब्रांच आई, बायोलॉजी से पहले ही, जब बायोलॉजी आई भी नहीं थी, हमने बचपन में ये सोच लिया था कि भाई एक बात समझ में नहीं आई कि ये लाइफ का इवोल्यूशन अर्थ पर हुआ कैसे होगा, हम कैसे बने होंगे। हमने कई बार पूछने की अपने टीचर से कोशिश करी कि ह्यूमन बीइंग कैसे आया। पता चला कि ह्यूमन बीइंग एक प्री हिस्टोरिक मैन थे जिन्होंने पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया। आ गया समझ में। ह्यूमन बीइंग उससे पहले कैसे आया, एकदम से उत्पन्न हो गया। तो भाई बाइबल में देखते हैं एडम और ईव की कहानी पढ़ते हैं, मतलब अलग अलग फिलॉसफी के लोगों की अलग अलग कहानियाँ, है ना। तो बाद में पता चला कि एक बायोलॉजी की ब्रांच होती है और एक होता है बैक्टीरिया। तो पता चला कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उससे हम मल्टी सेलुलर यूकैरियोट जो है इवॉल्व हुए हैं। थोड़ा सा बहुत ताज्जुब की बात लगती है कि बैक्टीरिया तो हमें अपनी आँखों से भी नहीं दिखाई देता और हम इतने बड़े, और ये एक शुरुआत और एक अंत नहीं था। इसके बीच में भी न जाने कितने प्लांट और कितने एनिमल्स की वैरायटीज़। ऊपर से फिर जब हम पढ़ते हैं कि भाई अर्थ पर इतने टाइम तक तो भाई पूरा का पूरा वो जलता हुआ एक गोला थी, फिर एक आइस ग्लेशियर का एज था। तो वहाँ पर भी हम सोचने को मजबूर होते हैं कि क्या कंडीशन बनी होगी ऐसी कि लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, है ना। तो आप सभी ये बात सोचते थे। एक ही कॉन्सेप्ट है फैंटेसी का, मतलब चाहे कोई भी किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, है ना, किसी भी स्ट्रीम का हो, सोशल साइंस का हो, मतलब ह्यूमैनिटीज़ का हो, कॉमर्स का हो या मैथ सेक्शन का हो, वो सभी बच्चे ये सोचते हैं कि इवोल्यूशन लाइफ का अर्थ पर कैसे हुआ, है ना। तो हमने जो है आज इसी टॉपिक को लिया है क्योंकि पर्सनली ये मेरा खुद का भी फेवरेट टॉपिक है। तो आज हम कोशिश करेंगे आपको ये बताने के लिए कि लाइफ का इवोल्यूशन अर्थ पर कैसे हुआ। देखिए, उस वक्त हम नहीं प्रेजेंट थे तो आपको पता होगा कि इसमें हम कई हाइपोथेसिस की थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, एक एक्सपेरिमेंट भी इस पर प्रूव्ड हो चुका है और हम उसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि लाइफ की ऑरिजिन कैसे हुई होगी, है ना। लाइफ की ऑरिजिन से पहले लाइफ बनी कहाँ पर, लाइफ बनी अर्थ पर। तो अर्थ रहने के कैपेबल कैसे हुई होगी, क्योंकि अर्थ तो पहले रहने के बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थी। तो जो आप देख रहे होंगे कि अर्थ का जो अर्ली एटमॉस्फेयर है, लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि अर्थ हमारी जो है वो फॉर्म्ड हुई, ठीक है। सबसे पहले ना अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं था, तो इसकी भी अपनी एक अलग ही पूरी की पूरी स्टोरी है
कि किस तरीके से हमारी जो है अर्थ वो बनी। लगभग कई ईयर पहले, बिलियन ईयर पहले, आपने पढ़ा होगा 20 बिलियन ईयर पहले बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बड़ा फैसिनेटिंग टॉपिक होता है ये हर साइंटिस्ट के लिए। जो LHC एक्सपेरिमेंट चल भी रहा है सिंगापुर की एक पुल के ज़मीन के नीचे, वहाँ पर बिग बैंग थ्योरी का ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वहाँ पर वो लोग इसी चीज़ को पता लगा रहे हैं कि कैसे अर्थ का डेवलपमेंट हुआ होगा। तो बिग बैंग थ्योरी में जब यूनिवर्स हमारी बनी तो यूनिवर्स बहुत छोटी थी। आप यूनिवर्स को मेजर नहीं कर सकते, कभी भी मेजर नहीं कर सकते। यूनिवर्स टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, यानी 20 बिलियन ईयर पहले वो बहुत नैरो होगी और अब वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। आगे आने वाले टाइम में वो और बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। यूनिवर्स की कोई भी बाउंड्री नहीं है। ये कांस्टेंट में लगातार फैला जाने वाला एक आपका पूरा समूह है। हम अभी तक नहीं पता कर पाए हैं कि यूनिवर्स कितना वास्ट है। बस हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जानते हैं जितना हमें पता है, लेकिन ऑब्जर्वेबल के आगे हम जान ही नहीं पाए कि कितना बड़ा यूनिवर्स है, तो उसके आगे तो हमें पता भी नहीं है। लेकिन इतना पता है कि जितना जितना टाइम बढ़ेगा उतना यूनिवर्स और एक्सपेंड होगा। तो पहले अगर हम जाएं बैक टू द टाइम, तो बिग बैंग थ्योरी के बाद यूनिवर्स बना, यूनिवर्स फैलता चला गया, फिर बहुत सारे स्टार बने, गैलेक्सीज बनी, प्लैनेट बने, सोलर सिस्टम बना हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में, है ना। ये सारी चीज़ें हमारी बनी। तो सबसे पहले जो हमारा जो अर्थ था वो एक रॉक की तरह था, एक जलता हुआ रॉक, गोला, और वो सन के चारों तरफ कांस्टेंट चक्कर लगा रहा था। सन से सुपरनोवा रेडिएशन निकल रही थी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी अर्थ जो थी वो गर्म थी, हॉट थी बिल्कुल। इस वजह से हमारी अर्थ पे ना बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन हुए, बहुत सारे ज्वालामुखी आए, लगातार कई सालों तक ज्वालामुखी फूटते रहे और उनके जो बुलबुले हैं और जो लावा है वो बाहर निकलता रहा, और मतलब एक लेयर सी जमती चली गई रॉक की। पर पहले जो लेयर होगी वो इतनी सॉलिड नहीं होगी ना, टाइम के साथ सॉलिड हुई। तो पहले जो लेयर थी वो थोड़ी फ्लूडिटी वाली थी, तो पहले तो धीरे धीरे वो टाइम के साथ इकट्ठा हुई, ऊपर लेयर बना, और लेयर बनने के बाद ना जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ, छोटे छोटे से कॉन्टिनेंट बन गए हमारी अपर सरफेस पे, लिथोस्फीयर पे। और कई मतलब मिलियन साल बाद वो सारे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट बन गया, बहुत बड़ा। ये जो हमारे वॉल्केनिक इरप्शन जो चल रहे थे उनकी वजह से हमारे अर्थ पर जो एक सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में एलिमेंट है आयरन, वो भी पिघला, वो भी मेल्ट हुआ। लेकिन आयरन जो था ना वो इतना भारी था कि वो जब मेल्ट हुआ ना वो हमारी अर्थ के सेंटर पे इकट्ठा हो गया जाके, क्योंकि वो बहुत भारी था, और उसने फिर हमारे अर्थ का कोर बनाया। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप पढ़ते हैं फिजिक्स, वो अर्थ कोर से कनेक्टेड है पूरी की पूरी। और ये जो भारी आयरन था जब ये सेंटर में जाकर कलेक्ट हुआ तो जो हमारे हल्के हल्के एलिमेंट थे वो ऊपर सरफेस पे आ गए, सिलिकेट्स जैसे। उन्होंने ऊपर एक सरफेस पे रॉक का जो है फॉर्मेशन किया। अब टाइम के साथ साथ ना हमारी अर्थ जो थी वो जो गर्म थी वो धीरे 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 थोड़ी सी ठंडी होती जा रही थी, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन जिस वक्त हो रहा था ना, उस वक्त मार्स के साइज का कोई एक मतलब प्लैनेट हमारी अर्थ से इतना बुरी तरीके से टकराया था कि हमारी अर्थ का ही एक टुकड़ा दूर छिटक के चला गया, और उससे फॉर्मेशन हुआ मून का, चंद्रमा जो हमारा सैटेलाइट है और हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। हम कोई भी चीज़ ना ऐसे नहीं कह देते, हमारे कहने के पीछे ना बहुत बड़ा एविडेंसेस होते हैं।
हम क्यों कहते हैं कि मून हमारे ही अर्थ का टुकड़ा है? क्योंकि मून पर हम जा चुके हैं, हमारे अपोलो के जितने भी मिशन हैं वो मून के ही हैं। अब तो मून पे जाना भी नासा ने छोड़ दिया है, शायद अपोलो 18 जो है वो लास्ट मिशन था हमारे मून पर जाने का। हमने मून की सारी स्टडी कर ली है। तो मून की स्टडी से पता चला कि जो मून के रॉक के जो क्रस्ट है, जो डस्ट है, जो सारी चीज़ें हैं, वो हमारे पैसिफिक ओशन से जो है वो मिलती है। ठीक है, पैसिफिक ओशन से क्या कहते हैं, जो ये पूरा का पूरा लेयर मिलता है, इससे एविडेंस से हमें पता चला कि मून का जो है वो फॉर्मेशन होता है, मतलब मून का जो है अर्थ से फॉर्मेशन हुआ, और वो अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट की तरह पूरा का पूरा चक्कर लगा रहा है। उसके बाद धीरे 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 अर्थ ना जब सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी तो हुआ क्या, उस वक्त इनिशियल स्टेज पे उसकी रोटेशन स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि हमारी अर्थ का एक दिन लगभग 15 घंटे का था। एक दिन 15 घंटे का। फिर टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ना जो अर्थ है वो ठंडी हुई थोड़ा सा, और उसको ही हम कहते हैं आइस एज। और फिर आइस एज आया। पहले हमारे अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं थी और ना कोई ऑक्सीजन था। 3.8 बिलियन ईयर एगो लगभग हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी ठंडी हुई, और ठंडे होने के बाद ये जो वॉल्केनो थे, वॉल्केनो की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, अमोनिया, ये सब रिलीज़ हो रहे थे। तो जब धीरे धीरे अर्थ ठंडी हो रही थी तो यही वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में वापस आए, और इतना ज़बरदस्त कोलाइडल की वजह से अर्थ बनी थी। आप इसका नतीजा इससे लगा सकते हैं कि आप अपनी अर्थ की बनावट देखिए, आप यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा आपको। कहीं पे आपको बहुत लंबे चौड़े रॉक मिलेंगे, कहीं पे आपको इतने गहरे समुद्र मिलेंगे कि जिनकी गहराई ही नहीं पता। सबसे गहरा समुद्र कौन सा है आपको पता होगा? प्रशांत महासागर। आज तक उसकी जो डेप्थ है नहीं पता, हम समुद्र तल से गहराई ही देख पाते हैं उसकी। तो अगर कोई चीज़ एक अच्छी तरीके से डिवाइड हुई हो तो वो रैंडम नहीं होगी, है ना, ये आप भी समझते हैं। अब देखिए कि अर्थ कितनी तरीके से वो कोलाइडल हुई है कि कहीं पर तो इतना गहरा हो गया और कहीं पर इतना ऊंचा हो गया, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन। कहीं पे इतना डेजर्ट है और कहीं पे पूरा ग्लेशियर ही है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो यही चीज़ हमें ऑब्जर्व करके ये बताती है कि ये जो कोलाइडल कॉलोजन था, जो बिग बैंग थ्योरी का जो टक्कर था, ये इतना ज़्यादा डेंजरस था। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं कि हमारी अर्ली थ्योरी लाइफ की क्या थी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन बड़ी कमाल की है ये। हमारे जो पहले के, देखिए एक बात मैं बताती हूँ, पूरे वर्ल्ड में आपने कभी भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़े, जैसे आप हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, केमिस्ट्री का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? कीमिया से आया है। कीमिया मतलब क्या था? कीमिया मतलब काले पत्थर, और ये ग्रीक वर्ड है। अब देखोगे कि आपके जो भी वर्ड आते हैं सब्जेक्ट के, या तो वो ग्रीक से आ रहे हैं या फिर वो लैटिन से आ रहे हैं, है ना। तो यहीं से हमें एक चीज़ पता चलती है कि यूनान के लोगों का बड़ा बोलबाला था। वो बड़े दार्शनिक थे, बड़ी अपनी बातें निकालते थे और अपने मत निकालते थे, अपनी कोटेशन बोलते थे, थॉट्स बोलते थे। तो उनका थोड़ा सा प्रभुत्व था, है ना। तो भाई उनका प्रभुत्व था तो वो इस पे भी अपनी राय जरूर देंगे। तो उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन में ये बताया था, एबायोजेनेसिस थ्योरी बताई थी कि जो ये हमारी लाइफ का ओरिजिन है, जो पहली हमारी लाइफ आई है, वो एक्चुअली नॉन लिविंग मैटर से आई है, नॉन लिविंग मैटर से। अब नॉन लिविंग में आप पूछोगे क्या, उन्होंने खुद जवाब दिया। एक नील नदी आपने सुना होगा, नाइल रिवर, मिस्र के लोग बहुत पूजा करते हैं उसकी। जैसे हमारे इंडिया में गंगा नदी को पूजा जाता है ना, पवित्र नदी होती है, वैसे वहाँ पर। तो उन लोगों ने कहा कि मिस्र की जो नदी के आसपास का जो कीचड़ होता है ना, मड होता है, उससे छोटे छोटे लार्वा बन जाते हैं, यानी उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। चलिए, हद तो तब हो गई जब एक साइंटिस्ट ने उस वक्त बोला कि जो आटा होता है ना, आटा, उसको जब हम छानते हैं तो वो जो उसका पार्ट निकलता है, उसको अगर हम किसी गीले कपड़े में भिगा के और किसी बॉक्स में या किसी बंद सी जगह पर हम रख दें
तो 20 या 21 दिन बाद उसमें से चूहे निकल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त बहुत बेहतरीन तरीके से फैली थी। मतलब ऐसा बोलबाला था कि भाई लोग कहते थे हाँ भाई ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कीड़े मकोड़े होते हैं, लार्वा वार्वा कैटरपिलर, ये सब नॉन लिविंग से ही होते हैं, धूल मिट्टी से ही होते हैं। तो फिर उस वक्त लुईस पास्चर थे, वो ये बात जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कैसे समझाएं इस चीज़ को कि नॉन लिविंग से कोई भी लिविंग नहीं बन सकता। लेकिन आपको पता है कि साइंस प्रूफ मांगती है, साइंस प्रैक्टिकल मांगती है। हमने ये मंथ भी तो एक्टिविटी का ही तो किया है। हम यहाँ पर भी आज आपको एक्टिविटी के ही थ्रू बताएंगे कि किस तरीके से हमको ये पता चला कि लाइफ का ओरिजिन हुआ है ना। तो लुईस पास्चर ने कहा कि भाई मैं प्रूव्ड करके तुम्हें बताऊंगा, मैं बताता हूँ कि कोई भी नॉन लिविंग से लिविंग नहीं बना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जार लिया, जार मतलब 3 जार ले लिए उन्होंने, और तीनों जार को पहले उन्होंने बॉयल किया, मतलब स्टेरिलाइज कर लिया कि पहले से ही उसमें कोई माइक्रोब ना हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। और फिर उन्होंने उन तीनों में मीट डाला, और मीट डालने के बाद उसमें बहुत ही गर्म मीट डाला, बहुत बॉयल मीट। और तीनों को डालने के बाद एक को उन्होंने खुला छोड़ दिया, एक को उन्होंने एक पार्चमेंट का पेपर होता है उससे बंद कर दिया, और एक को उन्होंने एक बहुत सॉफ्ट सा कॉटन का कपड़ा होता है उससे कवर कर दिया। अब कवर करने के बाद सबके सामने उन्होंने दिखाया, बॉइल्ड डाला था, बिल्कुल स्टेरिलाइज कर लिया था, और उसके बाद एक को पार्चमेंट से कवर किया, एक को खुला छोड़ा, और एक को उन्होंने जो कॉटन का कपड़ा है उससे कवर कर दिया। फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद उसे दिखाया कि देखो तुम यही कहते हो ना, वो जो खुला हुआ था ना उसमें कीड़े वीड़े बहुत सारे आ गए, मक्खी मच्छर लार्वा सारे कैटरपिलर आ गए। उन्होंने बोला यही कहते हो ना आपकी ये लिविंग नॉन लिविंग से बन गए, क्योंकि मीट तो नॉन लिविंग है ना, वो तो बॉयल कर लिया आपने, पका दिया तो नॉन लिविंग ही हो गया वो। और जो पार्चमेंट का पेपर था वो बहुत हार्ड होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। और जो कॉटन का कपड़ा था उसके अंदर वो माइक्रोब आ गए जो कि उस लेयर को ब्रेक कर सकते थे, बाकी नहीं आए। तो उन्होंने इस थ्योरी से ये प्रूव किया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को उन्होंने डिसमिस किया कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉन लिविंग लिविंग को प्रोड्यूस कर सके, है ना। ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो विर्चो ने बोला था, एवरी लिविंग सेल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। तो वहाँ पे जब लुईस पास्चर ने इस एक्सपेरिमेंट को डिस्प्रूव किया, स्पॉन्टेनियस को डिस्प्रूव किया, तब जाकर लोगों ने माना कि हाँ भाई लाइफ का ऑरिजिन किसी भी नॉन लिविंग से नहीं हो सकता। ठीक है, इससे पहले भी एक हमारी पेनस्पर्मिया थ्योरी बहुत फेमस है। ठीक है, पेनस्पर्मिया थ्योरी में हमारे जो यूनानी दार्शनिक थे वो पता है क्या बोलते थे, वो ये बोलते थे कि हमारा जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है अर्थ पर वो स्पेस में से कहीं से आया है, स्पोर के फॉर्म में आया है ना। वो ये भी कहते थे कि चलिए स्पेस से भी आ सकता है या अर्थ पे ही, अर्थ प्लैनेट से पर ही किसी दूसरी जगह से। उन्हें ये नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है, लेकिन वो बोलते थे कि उसी स्पोर से या जो हमारे मेटेरॉइड्स आए हैं उनसे हमारे लाइफ का ओरिजिन अर्थ पर हुआ। लेकिन ये तो एक थोड़ी सी बोलने वाली बातें हो जाती हैं, इसका कोई प्रूफ तो होगा ही नहीं। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट था हमारा जिससे पूरे वर्ल्ड को पता चला कि हाँ ये जो हमारी अर्थ की ज्योग्राफिकल कंडीशन बनी थी वही रिस्पॉन्सिबल थी लाइफ को ओरिजिनेटेड करने की, जो मैंने अभी आपको बताया था, है ना, कि किस तरीके से हमारे रॉक बने, किस तरीके से वॉल्केनो ने गैसें निकाली, है ना, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हॉल्डन जो थे उन्होंने ये बोला कि लाइफ का जो ओरिजिनेशन हुआ है ना एक्चुअली वो केमिकल से हुआ है, इसको केमिकल इवोल्यूशन उन्होंने नाम दिया, केमिकल यानी एलिमेंट से हुआ है। अब उनसे बोला गया कि आप बताइए, इस बात को प्रूव करिए कि भाई कैसे हुआ है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। अब बताइए फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। सेल क्या होता है? सेल किससे मिलके बना है? सेल मेम्ब्रेन मानो किससे मिलके बना है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, है ना। अच्छा आगे साइटोप्लाज्म में आ जाओ, क्या होता है साइटोप्लाज्म में? वाटर, फ्लूइड,
मिनरल्स, केमिकल। सेल वॉल में आ जाओ, क्या होता है सेल वॉल में? सेलुलोज किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर। तो हर जगह तो केमिकल है। जेनेटिक मटेरियल पे आ जाओ, टी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, टीएनए, आरएनए क्या है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो भाई ये बात तो वाकई में हुई कि हाँ ये सही तो कह रहा है कि मतलब हुआ तो केमिकल से ही है, क्योंकि जो सेल है वो केमिकल की तो बनी है। बट बात वही है ना, आप इस चीज़ को प्रूफ करिए। साइंस प्रूफ मांगता है, और अगर आप सही बात कह रहे हैं फिर भी आपके पास प्रूफ नहीं है तो वो चली जाती है हाइपोथेसिस में। तो यूरे जो थे, यूरे और हॉल्डेन, ये दोनों साइंटिस्ट जो थे ये कर नहीं पाए, मतलब उस एक्सपेरिमेंट को प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन बात वो सही कह रहे थे। अच्छा, उसी वक्त उनकी बात को एक अमेरिका का साइंटिस्ट था स्टैनले मिलर, वो सुन रहा था, वो सारी चीज़ देख रहा था, सारे पेपर पढ़ रहा था, और वो भी ये बात जानता था कि भाई हॉल्डेन कह तो सही रहे हैं लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पा रहे। तो मिलर ने उस वक्त जो अर्थ की कंडीशन रही होगी उसको प्रूफ करने के लिए अपना खुद का एक फ्लास्क बनाया, जो आप पीपीटी में देख रहे हो। इन्होंने एक फ्लास्क बनाया मिलर ने, और बिल्कुल अर्थ की जो प्रीवियस कंडीशन थी वैसे ही। जब वॉल्केनो हुए थे तो वॉल्केनो से हमारी कौन कौन सी गैस रिलीज हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और अमोनिया। तो इन्होंने उन्हीं गैसों को इस फ्लास्क में भर दिया। अब इन गैसों से उन्हें बनाना था अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड कैसे बनेंगे? जब ये मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, है ना। अब ये मॉलिक्यूल्स कैसे टूटेंगे? आपको पता है मॉलिक्यूल कैसे टूटते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से। अब उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी तो होगी नहीं, क्या हुआ होगा? ये सारे गैस ऊपर गए होंगे, क्लाउड बना होगा, और क्लाउड में कौन सा करंट होता है? स्टैटिक करंट होता है। तो वहां पर स्टैटिक करंट से ये मॉलिक्यूल टूटे होंगे, करेक्ट है। तो इन्होंने वो फ्लास्क में ये सारी गैसें भरी। अब स्टैटिक करंट तो समझ में आ गया कि अर्थ पर तो वो हुआ होगा, यहाँ पर थोड़ी ना स्टैटिक देंगे, तो यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया। लगभग इन्होंने इसको 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया इन चारों गैसों को। एंड आफ्टर 1 वीक उन्होंने ऑब्जर्व किया, पता है इसके अंदर क्या निकला? इसके अंदर निकले शुगर, प्रोटीन्स। ऊपर की गैसेस बदलने पे कई बार कुछ अमीनो एसिड्स बनते थे। ऊपर के गैसेस मतलब जो हमने अभी अंदर भरे थे, CO2, मीथेन, वाटर वेपर, अमोनिया। इनको करने पे कोई और अमीनो एसिड्स बनते थे। ऊपर के मॉलिक्यूल्स को और बदलने पे कोई और बनते थे। अमीनो एसिड्स का पॉलीमर ही होता है प्रोटीन, और प्रोटीन ही है लाइफ ऑरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल। पता चल गया। स्टैनले मिलर ने इस थ्योरी को प्रूव्ड कर दिया कि इस तरीके से प्रोटीन बनी, है ना। लेकिन एक बात थी, वो बात पता है क्या थी? कि अमीनो एसिड तो बन गया, प्रोटीन तो बन गई, अब प्रोटीन यूनिट बन के लाइफ में कैसे आई होगी? पहला यूनिसेलुलर कैसे बना होगा, है ना, ये चीज़ थी। तो ये हमारा, अब वापस अर्थ पे जाओ, मिलर के एक्सपेरिमेंट तो आप समझ गए, अब वापस पे जाओ कि हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसने दिया था? क्लाउड्स ने दिया था। क्लाउड जब स्टैटिक डिस्चार्ज देगा और इन मॉलिक्यूल को तोड़ के अमीनो एसिड्स में बनाएगा तो वो किस में आएंगे? कंडेंसेशन के बाद क्लाउड से क्या बनती है? वाटर ड्रॉपलेट, बारिश में आएंगे। और बारिश कहाँ भरेगी? जो बहुत गहरे गहरे गड्ढे थे, यानी हमारे रिवर, ओशियन, इनमें। तो इनमें जाके हमारा वो पूरा का पूरा अमीनो एसिड प्रोटीन कलेक्ट हो गया। अब कलेक्ट हो गया, अब एक बात थी, उस वक्त तक हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं थी, है ना, ऑक्सीजन नहीं थी। ये जो हमारी सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती थी, ये वाटर वेपर को तोड़ती थी हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन तो थोड़ा हल्का होने की वजह से ऊपर चला जाता था, लेकिन इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी उसको, जो वाटर वेपर को तोड़ने पे। तो एक फ्री ऑक्सीजन तो थी ही नहीं। तो जब ये अमीनो एसिड पानी के अंदर जब गए ना, तो सबसे पहले वो बैक्टीरिया बने जो कि कीमोसिंथेटिक थे, और बिल्कुल गहराई पे, समुद्र की बिल्कुल गहराई में बने, जहाँ लाइट भी नहीं जाती थी। और वो अपना खाना खुद बनाते थे, लेकिन केमिकल से बनाते थे। वो बाहर नहीं निकल सकते थे, सरफेस पे तो आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज उन्हें तोड़ डालता, बहुत नुकसान था उनके लिए।
पर आप एक बात बताइए, आज के टाइम पे ये कहा जाता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज हमको म्यूटेशन कर देगी, कैंसर कर देगी, है ना, हमारे लिए बड़ी डेंजरस है। हम जब भी सुनते हैं अरे भाई स्किन कैंसर, अल्ट्रा वायलेट रेज, लेकिन एक टाइम पे यही अल्ट्रा वायलेट रेज ने हमको सरफेस पे लाने के लिए मजबूर कर दिया, हमारे लिए तब वो हेल्पफुल थी। कैसे? देखिए, अल्ट्रा वायलेट रेज जो थी वो बहुत खतरनाक थी तब भी। तो जो हमारा पहला यूनिसेलुलर बना कीमोसिंथेटिक, वो बहुत गहराई में बना और वो केमिकल को एब्जॉर्ब करके खाना बनाने लगा, जो मिथेनोजीन बैक्टीरिया होते हैं, सल्फरोजीन बैक्टीरिया होते हैं, ये। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, वो ऑक्सीजन निकालने लगे, ठीक है। जब वो ऑक्सीजन निकालने लगे तो धीरे धीरे ऑक्सीजन ना सी लेवल पे बढ़ गई और ऑक्सीजन की गैस ऊपर उठने लगी। जब ऑक्सीजन गैस सरफेस पे ऊपर उठी तो अल्ट्रा वायलेट रेज ने उस ऑक्सीजन को ओजोन में बदल दिया। यू नो, O2 plus O in the presence of UV rays formed O3, ओजोन। तो जैसे ही ऑक्सीजन ओजोन में बदली यूवी रेज की वजह से, वो ओजोन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में चली गई और तब जाके हमारा एटमॉस्फेयर बनने लगा। अब हमें कोई नुकसान ही नहीं था, अब हम बाहर की सरफेस पर भी रह सकते थे, क्योंकि धीरे धीरे ओजोन बन रही थी जो यूवी रेज को हमारे तक आने में प्रोटेक्ट कर सकती थी। तो जैसे जैसे इन बैक्टीरिया ने, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बाहर निकालना जारी रखा, ओजोन बनती रही, लेयर बनती रही, तो उसके बाद धीरे धीरे हमारे क्या आए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आए, साइनोबैक्टीरिया। अब जब साइनोबैक्टीरिया आए तो उन्होंने और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दी, हमारी ओजोन लेयर और मोटी होती चली गई। जैसे जैसे हमारी ओजोन लेयर मोटी होगी वैसे वैसे हम पानी से थोड़ा ऊपर आने लग जाएंगे। अब हम थोड़ी ना डरेंगे सरफेस पे आने पे, है ना। तो जैसे जैसे हमारी ऑक्सीजन बनती रही, हमारी यूवी रेज ने उसको ओजोन में बदला और ओजोन लेयर मोटी होती रही और यूवी रेज हमारे अर्थ पे आना बंद हो गई, कम हो गई, बहुत ट्रेस हो गई और हमारे साइनोबैक्टीरिया से आगे का इवोल्यूशन होने लगा। लगभग ऐसा कहा जाता है कि 3.9 बिलियन ईयर पहले जो है हमारा, वो क्या आया था, एटमॉस्फेयर बना था। 3.5 बिलियन ईयर पहले हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बने थे। 2.4 बिलियन ईयर पहले हमारे फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया आए। उसके बाद हमारे एल्गी, सीवीड्स, धीरे धीरे हम सरफेस पर आ रहे हैं, क्योंकि अब तो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से मतलब डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओजोन बन गई थी, ऑक्सीजन रिच हो गया था इन्वायरमेंट में, पहले नहीं थी ऑक्सीजन, बाद में आ गई। फिर 900 मिलियन ईयर एगो मल्टी सेलुलर इवॉल्व हुए, ठीक है, ये हमारे मल्टी सेलुलर इवॉल्व हुए, जो मिलर यूरिया एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चला कि किस तरीके से केमिकल इवोल्यूशन आगे आगे हमारा मल्टी सेलुलर एक्सपेरिमेंट में बना, ठीक है। मल्टी सेलुलर हमारे ऑर्गेनिज्म आने के बाद 720 मिलियन ईयर पहले फिर से हमारा आइस एज आया एक बार। फिर उसके बाद हमारे छोटे छोटे क्रैब्स आए, जो लगभग हमारे जो इंसेक्ट है, ऑर्थोपोडा है, उनके हमारे एंसेस्टर थे। 580 मिलियन ईयर पहले हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आए, ठीक है। 375 मिलियन ईयर पहले, ऐसा कहा जाता है 375 मिलियन ईयर पहले, एक टिक्टैलिक फिश आई जो कि टेट्रापोडा में इवॉल्व हुई। मतलब वो मछली पानी से धीरे धीरे जमीन पर आई और उसने टेट्रापोडास बनाए। टेट्रापोडा का मतलब जिसके 4 पैर होते हैं। फिर 370 मिलियन ईयर पहले कुछ टेट्रापोड्स एम्फीबियंस में इवॉल्व हुए, है ना, जो कि आप जानते हो आज के टाइम के फ्रॉग हैं। और 320 मिलियन ईयर पहले सौरोप्सिड बने, जो कि डायनासोर और बर्ड के एंसेस्टर थे। उसके बाद 320 मिलियन ईयर पहले साइनेप्सिड बने। धीरे धीरे ऐसे इवोल्यूशन होता चला गया, जो कि मैमेलिया के एंसेस्टर है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपके 230 मिलियन ईयर एगो पहले डायनासोर्स आए। आप देख रहे होंगे ये ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर पूरा इस तरीके से पूरा हमारा रिच हो गया था, किससे, साइनोबैक्टीरिया से। और धीरे धीरे हमारे एवोल्यूशन जो है वो चलते गए। लगभग 230 मिलियन ईयर एगो पहले जब डायनासोर आए थे तो उन्होंने पूरा अर्थ पे रूल किया बड़े अच्छे से, पानी में, उड़ने वाले, ज़मीन पे, जहाँ देखो डायनासोर। हमें कैसे पता चला? फॉसिल से पता चला। और फॉसिल्स के डीएनए से हमें पता चला कि भाई पानी में भी थे, उड़ने वाले भी थे, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, और पूरा रूल किया था उन्होंने पूरा। मतलब डायनासोर के टाइम में ना छोटे मोटे जानवर ही बचे थे बस, जो इधर उधर छिप जाते थे। इन्होंने पूरा
अर्थ को रूल किया। उसके बाद 95 मिलियन ईयर एगो पहले, मतलब 95 मिलियन ईयर एगो क्रोकोडाइल इवॉल्व हुए। फिर ऐसे ही हमारा बढ़ता चला गया। कहा जाता है कि 65 मिलियन ईयर एगो ना पहले कोई एस्टेरॉयड आया जिसने डायनासोर को ख़त्म कर दिया। डायनासोर का क्या हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट अपनी एक्टिविटी में बताऊंगी। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी डायनासोर के ऊपर ही है और हम वहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से डायनासोर कैसे इवॉल्व हुए और क्या हुआ। अभी के लिए इसको थोड़ा सीक्रेट रखते हैं, है ना। उसके बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डायनासोर ही बर्ड में इवॉल्व हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक पैकीसेटस एक वेल आई जो कि लैंड पे रहती थी, ज़मीन पे रहती थी, पर उसने ज़मीन से धीरे धीरे पानी में जाना शुरू किया और पानी में अपने आप को अडेप्ट किया। और वो क्या है, वेल। जो आज के टाइम पे आप वेल देखते हो वो वेल की एंसेस्टर है। फिर ऐसे ही इसी टाइम बढ़ता चला गया। 40 मिलियन ईयर एगो पहले बटरफ्लाइज हुए। उसके बाद 25 मिलियन ईयर एगो डियर आए। 20 मिलियन ईयर एगो जिराफ आया, है ना, गिबॉन्स, ऐप, मंकीज़, ठीक है। इस तरीके से हमारा 7 मिलियन ईयर एगो पहले हमारे गोरिल्लाज के एविडेंस मिलते हैं। 5 मिलियन ईयर पहले हमारे एलिफेंट के मिलते हैं। और 2 मिलियन ईयर पहले हम ह्यूमन, वही प्री हिस्टोरिक मैन जिन्होंने पहिए और आग का आविष्कार किया था, और आप उन्हीं की देन हैं। तो 2 मिलियन ईयर एगो पहले ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। तो इस तरीके से यूरे और मिलर की एक्सपेरिमेंट ने, मतलब यूरे जो थे, हॉल्डन जो था, उसने थ्योरी बताई थी लेकिन प्रूव किया था मिलर ने, है ना। तो इनके एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हाँ भाई, हमारी जो लाइफ है वो केमिकल इवोल्यूशन की देन है। और 2 मिलियन ईयर एगो पहले हमारा ह्यूमन इवोल्यूट हुआ। अब ह्यूमन भी कैसे इवोल्यूट हुआ इसके बारे में भी हम एक एक्टिविटी में आपको पढ़ाएंगे, फ्रॉम रामापिथेकस टू होमो सैपियंस। तो आज के लिए हमारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, अर्थ पर लाइफ का ऑरिजिन हुआ और इतने सारे हमारे प्लांट्स और एनिमल कैसे इवॉल्व हुए। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम आपको डायनासोर के साथ मिलेंगे, तो आप टाइम पे ज़रूर आना। ये लिंक आप अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, है ना। आपका टाइम एक अच्छी चीज़ में जाएगा कि आपको एक नॉलेज मिलेगी। सो थैंक यू।